हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों एक ही यूनिट में है। और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, देखो, जे मेन का सिलेबस आपके सामने है ये। ठीक है, तो इसी सिलेबस आप पढ़ सकते हो। आज हम इसी के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए और फॉर्मूले लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो मैंने बातें लिखी हैं सारी लिखनी है। हर एक जो भी कुछ लिखा हुआ है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, कोई ना कोई कंसेप्ट है। ठीक है, तो लिखना है, सारा कुछ लिखना है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये 9th और 10th चैप्टर है, लेकिन हम आज 9th को करेंगे, कल 10th को करेंगे। ठीक है, तो आज रे ऑप्टिक्स करेंगे, कल वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले करेंगे। लेकिन जो इसके सिलेबस में, मतलब सिलेबस दिया हुआ है, दोनों का एक जगह दिया हुआ है। देखो, ये ऊपर वाला जो सिलेबस है ये आपका ऑप्टिक्स का हो गया, ये वाला सिलेबस यहाँ तक। ठीक है, देखो, मैं यहाँ से लेके ये वाला सिलेबस जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑप्टिक्स का। इसे पढ़ लो और पढ़ के देख लो। मैंने ये सारा का सारा आपको आज बता देना है, इसके सारे फॉर्मूले लिखवा देने हैं। ठीक, नीट का सिलेबस, ये नीट का सिलेबस है, सेम यही, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ये नीट का सिलेबस है, पढ़ लो। 2024 का सिलेबस है ये, आपको पता ही है। ठीक, बाकी बेस्ट फॉर्मूला शीट है ये ऑन यूट्यूब। अगर आप लिख लोगे तो बहुत बढ़िया से सारे कंसेप्ट आपके एक जगह हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स इन बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट के बिहेवियर को डील करने के लिए ऑप्टिक्स की ब्रांच, फिजिक्स की जो ब्रांच है ये ऑप्टिक्स, इसमें लाइट का जो बिहेवियर है उसको डील किया जाता है, उसको देखा जाता है कैसा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डील, ये सॉरी, डील नहीं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बिल्कुल ठीक, लाइट होती क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कुछ इसकी 3-4 प्रॉपर्टी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पहला, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ वैक्यूम के अंदर होती है। लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट के साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों चलते हैं। फिर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, लाइट का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या बता रहा है? जो रेडियो वेव्स होती है उनकी जो लैम्डा है, उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर से ज्यादा होती है। देखो, ये 1 मीटर जो दिया है 1 मीटर से ज्यादा होती है। जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनका जो लैम्डा है वो 1 मीटर से 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। जो इंफ्रारेड होती है उनका जो लैम्डा है वो 10⁻³ से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो विजिबल लाइट है, जो हमें दिखाई, जिससे चीजें हमें दिखाई देती हैं, विजिबल लाइट, उसका जो लैम्डा है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। देखो यहाँ पे। फिर अल्ट्रावायलेट रेज 3600 से 10⁻⁹ मीटर तक होता है। एक्स रेज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻11 मीटर तक होता है। और गामा रेज इससे भी कम होता है, 10⁻11 से भी कम, जिसका लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगी, वो होती है गामा रेज। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारे पास। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हम लाइट को ना एक रे के फॉर्म में दिखाएंगे, तो हम उसे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट इज कॉल्ड रे। जब हम लाइट को ऐसे दिखाते हैं कि देखो ये गई सीधी लाइन, ये सीधी लाइन का मतलब ये एक लाइट है और इसको हम रे कहते हैं, रे। तो ए से बी तक पहुंची है लाइट, तो लाइट की एक रे गई, जिसको हिंदी में किरण भी कहते हैं, कि एक प्रकाश की किरण गई, तो उसको रे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में किरण भी कहते हैं इसको। चलो, अब बहुत सारी ये जो लाइट की रेज हैं, जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको एक ही डायरेक्शन में एक जगह पास पास इकट्ठी हो जाती है, उसको बीम कहते हैं। तो ये बीम है, ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये बीम है। जहाँ पे ये मैंने, ये देखो, ये बीम है। और इसके लिए लिखा भी है, कलेक्शन ऑफ रेज इन सेम डायरेक्शन नियरर विद ईच अदर इज कॉल्ड बीम। तो ये बीम बन गया, बीम ऑफ लाइट। ठीक,
आगे बढ़ो। अब लाइट का बिहेवियर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का। देखो लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है, ये कह लीजिए किसी ऐसी सरफेस से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे टकराती है, तो लाइट टकरा के देखो ऐसे आई इधर से और टकरा के ऐसे निकल गई। ठीक है, इसको, ये जो लाइट का बिहेवियर है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी कुछ खास बातें होती है। पहला पॉइंट तो इसमें ये होता है, इसकी खास प्रॉपर्टी कि हमेशा लाइट नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, जिस सरफेस पर टकरा रही है उसके परपेंडिकुलर जो खींचोगे उसको नॉर्मल कहते हो। तो जिस सरफेस पे आके टकरा रही है, नॉर्मल से जितने एंगल पे टकराती है उसे कहते हैं हम आई, और जितने एंगल पे चली जाती है उसको कहते हैं आर। देखो आई एंगल पे टकराई और आर एंगल पे चली गई। ठीक है, आर एंगल पे। तो ये देखा गया जनरली, मतलब जनरली क्या, ये देखा गया कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा लाइट का तो जिस एंगल पे वो टकरा रही है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। इस एंगल को, जो जिस पे टकरा रही है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस पे वापस जा रही है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे यहाँ पे। अच्छा, क्या चीजें बराबर होती हैं इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो मैंने कहा है कि जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है उन सब में कुछ ना कुछ लॉजिक है। देखो यहां से जब ये इंसिडेंट रे आके गिरती है, जब रे आके गिरती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये लिख दिया मैंने इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की स्पीड v है, इंटेंसिटी I है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और f फ्रीक्वेंसी है। जब वो टकरा के निकली तो उसकी स्पीड सेम वही रही v, लैम्डा भी सेम रहा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रही। बस जो उसकी इंटेंसिटी है, देखो पहले I थी अब I डैश हो गई, तो ये जो इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्टेड रे की, टकराने के बाद जो रे निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा पहले वाली से या तो कम होगी या बराबर होगी। ठीक है, ये होता है। अगला पॉइंट, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। इसमें रिफ्लेक्शन के अंदर जो इंसिडेंट रे है जो आके टकरा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और नॉर्मल, ये तीन, इंसिडेंट रे देखो ये रही, नॉर्मल ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, तीनों आपस में कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। अच्छा, इंसिडेंट रे अगर सीधी निकलती, अगर ये बीच में मान लो सरफेस ना आती तो इंसिडेंट रे देखो इधर से आ रही थी और सीधी निकल जाती, लेकिन बीच में सरफेस आ गई तो टकरा के इधर निकल गई, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया। देखो सीधी निकलती है ऐसे, लेकिन वो रास्ता बदल दिया, अभी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो रास्ता बदल दिया तो उसने कितना एंगल वो घूम गई उसको कहते हैं उसका डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड डेविएशन। और एक बार टकराने के बाद लाइट रे कितना घूम जाती है, तो डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i, इतना घूम जाती है। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो अगर ये पूरा एंगल देखोगे आप यहाँ से यहाँ तक का, ये 180 है, उसमें से i और r को माइनस कर दो तो डेल्टा आ जाएगा। तो i और r आपस में इक्वल है, तो पाई में से 180 में से, और i और r दोनों को माइनस कर दिया, ये कह दो 2i को माइनस कर दिया, एक ही बात है क्योंकि i और r आपस में इक्वल है। अब अगर लाइट रे किसी मिरर पे एकदम सीधी पड़ती है, सरफेस पे एकदम सीधी पड़ती है, तो सीधी ही वापस लौट जाती है वो, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी किसी सरफेस पे लाइट रे सीधा पड़ेगी तो सीधी ही वापस लौट जाएगी। इस केस में आई की और आर की वैल्यू 0 होती है और डेविएशन 180 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं जहां पर इंसिडेंट रेज आपस में टकराती हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आपस में टकराती है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहा जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट या इमेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वर्चुअल और रियल। अब देखो मैं आपको बताऊं, इफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज इज एक्चुअल, अगर इंटरसेक्शन रेज का जो हो रहा है वो असलियत में हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट या इमेज जो होगी वो रियल होगी। एंड इफ इट इज इमेजिनरी, और ये अगर इंटरसेक्शन इमेजिनरी है, मतलब सिर्फ हमें ऐसा फील हो रहा है कि इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्चुअल में हो नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट या इमेज वर्चुअल होते हैं। तो इमेज या ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। अब देखो जैसे यहां से देखो इंसिडेंट रे आई, ये आई और ये आई, देखो एक ये आई और एक ये आई, बीच में अड़ गया इनके एक सरफेस, या कह दो इसको मिरर कह सकते हो आप, तो ये मिरर अड़ गई। अब देखो ये आपस में जाके टकराएंगी नहीं, बस ऐसा लगेगा कि ये आपस में आगे जाके
टकरा रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये आपस में टकरा रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रेज आपस में जहां टकराती है वहां बनता है ऑब्जेक्ट, लेकिन टकरा रही है, एक्चुअल में नहीं टकरा रही, टकराती फील हो रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है ये, एक पॉइंट पे मिल रही है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो इधर से जैसे ये लाइट रेज आ रही है, ये मान लीजिए आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे बनेगी इमेज। अब ये आपस में एक्चुअल में टकरा रही है, इसलिए ये कैसी इमेज बनी यहाँ पे, रियल। अच्छा, यहाँ लिखना ये जरूरी है, यहाँ पे तो ये इंसिडेंट रेज थी और ये वाली रेज जो है ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अब इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर मतलब एक सिंपल सी सरफेस जिसके एक तरफ पॉलिश हो रखी है और एक तरफ की साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो प्लेन मिरर को हम इस तरह से दिखाएंगे जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये रहा, ये प्लेन मिरर है। एक तरफ जिधर ये छोटे छोटे हमने वो लगा दिए हैं इधर से, ये देखो, ये इधर वाली जो साइड है ये तो पॉलिश वाली साइड है जहां हमने छोटे छोटे डॉट लगा दिए हैं, और जिधर से ये प्लेन है वो वाली साइड जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है, प्लेन मिरर आपने घरों में देखा ही होगा। अब चलिए, ये देखो सामने प्लेन मिरर रखा है और मान लीजिए उस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज कितनी दूर बनती है, कैसे बनती है। तो देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ओ, इसके अंदर से लाइट रेज निकलेंगी, ये निकली, ये निकली, ये निकली, सामने मिरर पे टकराई और वापस चली गई। देखो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन हमें पीछे मिलती हुई ये फील होती है। जहां पीछे मिलती हुई ये हमें फील होती है ना, वहां पे बनती है इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है पीछे। तो आपको प्लेन मिरर में ये याद रखना है कि जो इसकी लास्ट वाली लाइन है, जैसे ये वाली, एक ये और एक ये वाली, तो इसके बीच में हमारी आई कहीं भी आएगी तो हमें दिखाई देगा, इसलिए इसको कहते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू। और जितनी दूर प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही दूर उसका मिरर के अंदर उसकी इमेज बनती है, डी डिस्टेंस पे उतनी ही दूर बनती है उसकी इमेज। ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है ये, मान लो प्लेन मिरर सामने है, देखो ये रहा प्लेन मिरर, और सामने से एक लाइट रे गई, वो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी टकरा के। लेकिन अगर हम मिरर को थीटा एंगल घुमा देंगे तो तब वो जब टकराएगी तो टकरा के 2 थीटा एंगल पे फिर जाएगी। तो ये लिख रखा है, इफ मिरर रोटेट थीटा एंगल देन लाइट रे रोटेट 2 थीटा एंगल, तो 2 थीटा एंगल पे वो रोटेट हो जाएगी। अगला पॉइंट है डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। मान लो यहाँ पे 2 मिरर है, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, यहाँ से एक लाइट रे आई, ऐसे गिरी, टकराई, टकरा के थीटा एंगल पे यहाँ गिरी और टकरा के फिर बीटा एंगल पे यहाँ पे पहुंच गई। अब 2 बार ये टकराई है तो इसका डेविएशन जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। तो ये जो डेविएशन है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, वो डेल्टा की वैल्यू आप निकालोगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा बराबर 2 पाई माइनस में 2 अल्फा। देखो पहले वो किस एंगल पे टकरा रही है, थीटा पे, दूसरी बार किस एंगल पे टकरा रही है, बीटा पे, पहले थीटा पे फिर बीटा पे, लेकिन फॉर्मूले में ना तो थीटा है ना बीटा है। याद रखो, अगर 2 मिरर के साथ टकराती है, मतलब 2 मिरर से टकराती है, मिरर आपस में अल्फा एंगल पे झुके हुए हैं, मान लो अल्फा एंगल पे टिल्टेड है, तो जब लाइट रे उनसे आके टकराती है तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो मिरर के साथ कितने एंगल पे टकरा रही है, पहले मिरर से और दूसरे मिरर से कितने एंगल पे, वो डायरेक्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि मिरर के दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका डेविएशन का, वो 2 पाई माइनस 2 अल्फा के इक्वल हो जाता है। अल्फा पे डिपेंड करता है, दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है उस पे डिपेंड करता है उसका डेविएशन। यहाँ पे लिख भी दिया है कि डेल्टा थीटा और बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो आगे देखो, बीच में मिरर लगा है और इसके सामने ऑब्जेक्ट है O1 और वो V1 स्पीड से आगे आ रहा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी ना वो भी V1 स्पीड से मिरर की तरफ आ रही होगी। मतलब जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं और अगर आप मिरर की तरफ भागना शुरू कर दोगे V1 स्पीड से, तो आपकी इमेज भी
मिरर की तरफ भागना शुरू कर देगी v1 स्पीड से। सेम स्पीड होती है दोनों की। ऐसे ही अगर आप O2 ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में v2 स्पीड से भाग रहा है तो उसकी इमेज भी उसके सामने इस तरह से भागेंगे दोनों, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी इस तरह से। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्पीड ऑब्जेक्ट की और स्पीड इमेज की बराबर होती है। वेलोसिटीज ऑफ बोथ इमेज आर डिफरेंट, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है ना, तो वेलोसिटी तो देखो दोनों की डिफरेंट है, लेकिन स्पीड दोनों की सेम है। नेक्स्ट, टू सी कंप्लीट इमेज हेड टू टो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा भी होगा कि अगर आप कोई मिरर सामने रखते हो अपने सामने और आप उसमें अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हो, पूरी बॉडी देखना चाहते हो, सिर से लेके पांव तक, ठीक है, तो आपको अपनी हाइट से आधी हाइट का कम से कम मिरर चाहिए। मान लो आप 6 फीट के हो तो 3 फीट का मिरर होना जरूरी है। 3 फीट से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए। चलो अगला एक ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना है इसमें। अगर दो मिरर थीटा एंगल पे होते हैं और ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रखा है इनके, तो आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर के अंदर कितनी इमेज बनेगी, तो उसमें ये 3 केस याद रखने हैं। पहला केस है, पहले तो x निकाल लो। अब ये x क्या है? 360 बटे थीटा करके x निकाल लो। अब n होगा नंबर ऑफ इमेज। अगर x की वैल्यू इवन इंटीजर आई तो उसके अंदर जो हमारी इमेज बनेंगी वो x माइनस 1 बनेगी, मतलब n की वैल्यू x माइनस 1 होगी। अगर x ऑड इंटीजर आया और ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ है तो n की वैल्यू x के बराबर होगी। और ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ऑब्जेक्ट एट बाइसेक्टर और ऑब्जेक्ट नॉट एट बाइसेक्टर लिखना था, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्ट नॉट एट बाई। अगर बाइसेक्टर के बीच में ना हो तो x, और अगर बाइसेक्टर पे है मतलब बीचों बीच में खड़ा है तो तब उसकी इमेज कितनी बनेगी? x माइनस 1। और अगर x फ्रैक्शन आ गया, मतलब जैसे आ गया 2/3 या 1.5 या 7.2 ऐसा कुछ, तो फिर 7.2 आया तो उसमें से इंटीग्रल पार्ट ले लो, मतलब 7 ले लो, ठीक है, तो उसमें बनेगी इतनी इमेज। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, बस लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो देखो इस शेप के होते हैं, ऐसे स्फीयर में से कटे हुए नजर आते हैं, ऐसा जैसे स्फीयर में से एक स्फीयर के अंदर से काट लिया हो, तो वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो लिख भी रखा है यहाँ पे, ए पार्ट कट फ्रॉम होलो स्फीयर, वन सरफेस ऑफ दिस पार्ट इज सिल्वर्ड। एक तरफ से वो सिल्वर रहते हैं। अब जो इनका सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर जो होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी को पोल कहते हैं, आप देखते जाओ फिगर के अंदर। एफ को फोकस कहते हैं, और उसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो वो उसकी जो रेडियस है आर बटे 2 करके निकल आती है फोकल लेंथ। अब यहां से ए डैश अपर्चर, जैसे ये सामने से देखने पर मिरर कितना बड़ा है उसको ए डैश को अपर्चर कहते हैं, और सी पी को कहते हैं, सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस। नहीं, मतलब ये जो सी और पी से जाने वाली लाइन है इसको एक्चुअल में, तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, सी और पी के, सी और पी से जाने वाली लाइन। अब ये मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो आगे से उभरा हुआ नजर आएगा कॉन्वेक्स होता है, जो आगे से दबा हुआ नजर आता है वो कॉनकेव होता है। अब पैरा एक्सियल रेज जब इनके ऊपर भेजी जाती है तो वो या तो फोकस पे मिलती है या फोकस पर मिलती हुई फील होती है, ठीक है। पैरा एक्सियल लाइन जो रेज होती है, पैरा एक्सियल रेज, वो कैसी होती हैं? वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, ठीक है। अब पावर मिरर की कैसे निकालोगे? तो पावर मिरर की निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस में 1/f। एफ को अगर मीटर में रखा, एफ एम का मतलब यहाँ पे है ये मीटर में, अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे। अच्छा, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से। और अगर एफ को सेंटीमीटर में रखोगे तो ये फॉर्मूला लगाना, फोकल लेंथ को अगर सेंटीमीटर। अब मिरर का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v तो है इमेज की डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर i/o या माइनस का v/u। i जो है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट, और o जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट। अब इसके 6 केस होते हैं।
कॉनकेव मिरर के। ये आपको याद रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये मिरर का फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से सब कुछ डिसाइड होता है। मिरर के फॉर्मूले से पता चलता है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से पता चलता है कि इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, कैसी बनेगी, तो ये आपको पता हो। अब कॉनकेव मिरर के 6 केस है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड सेम साइड ऑब्जेक्ट, और ये हो गई उसकी फिगर। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल, इन्वर्टेड सेम साइड ऑब्जेक्ट के और स्मॉलर बनेगी, छोटी बनेगी। देखो ये उसका डायग्राम हो गया। ये 6 डायग्राम आपने पढ़ रखे होंगे। सी पे रखोगे तो इमेज सी पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल साइज की बनेगी, ये उसका डायग्राम हो गया। अगर सी और एफ के बीच में ले जाओगे तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में पहुंच जाएगी, रियल, इन्वर्टेड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेटर, मतलब बड़ी बनेगी साइज में। अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे चली जाएगी, रियल, इन्वर्टेड सेम साइड ऑब्जेक्ट ग्रेटर, और ये आपकी इसकी फिगर बन गई। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखोगे तो वर्चुअल, इरेक्ट, अपोजिट साइड और ऑब्जेक्ट और ग्रेटर बनेगी, और वर्चुअल बनती है, इसमें मिरर के अंदर चली जाती है। ये 6 केस याद होने चाहिए आपको। अब इनके लिए मैंने कुछ बातें लिखी है, देखो। एम अगर पॉजिटिव होता है तो क्या बताता है? एम अगर पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, और अगर एम नेगेटिव है तो ये बताता है ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड में है। फिर दूसरा पॉइंट, अगर m 1 से बड़ा है, m की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू की बात हो रही है, मोड का मतलब है वैल्यू, अगर प्लस माइनस है उसे छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू, तो m की जो वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी है तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा होगा, मतलब इमेज बड़ी बनेगी, ऐसे कह लो। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी, फिर इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। और अगर m की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होगा। अगला, इफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 है और इमेज की डिस्टेंस x2 है और फोकस से हम उसको नाप रहे हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, x1 इंटू x2 की वैल्यू उसकी फोकस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप उसके, ये फॉर्मूला आप प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। अब अगला पॉइंट है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से f की तरफ लेके आगे बढ़ोगे तो उसकी जो रियल इमेज है वो f से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ेगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ आगे जाएगी। चलो, अब एक ट्रिक याद रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट x नोट कॉमा वाई नोट पॉइंट पे रखा है तो उसकी इमेज एफ एक्स नोट बटे एक्स नोट माइनस एफ कॉमा एफ वाई नोट बटे एफ माइनस एक्स नोट पे एफ माइनस एक्स नोट के इक्वल होती है। मतलब ये कोऑर्डिनेट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्स नोट वाई नोट पे कहीं रखा है तो उसकी इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे बनेगी इसकी। चलो आगे अब बढ़ो। अब यहाँ से अगला ट्रिक है m को देखने का, कि देखो m जो है, ये मैंने एक लाइन बनाई है, ये इस लाइन पे m की वैल्यू 0 कब होती है? तो 0 तब होती है जब CNM का मतलब है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस, कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस, उसमें m की वैल्यू 0 होती है। अब जब फर्स्ट केस आ जाओ, देखो पीछे देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के जो 6 केस बताए थे आपको, उनमें पहला केस कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज फोकस पे बनती है, तो m की वैल्यू इस केस में 0 होती है। 0 का मतलब समझ रहे हो कि m की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि बहुत छोटी इमेज बनेगी, बिल्कुल 0 साइज की, और वो बनती भी है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी, उसका साइज बहुत ही कम होगा, या कह लो 0 होगा लगभग। अब ऐसे ही m की वैल्यू 1 होती है प्लेन मिरर के लिए, ऐसे ही m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, CXM लिखा हुआ है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है ये। ऐसे ही m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कौन से केस में? कॉनकेव मिरर के छठे केस में, 6th केस में। ऐसे ही m की वैल्यू 0 और -1 के बीच में होगी तो वो कॉन्वेक्स मिरर, इसका, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी, कॉनकेव मिरर का सेकंड केस। m की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी? तो वो भी आपका कॉनकेव मिरर का थर्ड केस। और m की वैल्यू -1 से भी छोटी कहाँ होगी? तो वो है
कॉनकेव मिरर का फोर्थ केस। आप सारे केसेस पीछे डायग्राम में देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस होता है, जैसे उसमें तो 6 केस है, अलग अलग जगह रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज अलग अलग जगह बनेगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं रख लो, उसकी इमेज उसके अंदर बन रही है। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये बन रही उसकी इमेज, और छोटी बन रही साइज में, और मिरर के अंदर बन रही। और कैसी बन रही? वर्चुअल बन रही। तो ये बात लिख दी मैंने सारी की सारी, आप पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, घूम जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसमें जाने के बाद उसका लैम्डा बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी और वो तो सेम रहती है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये री इंसिडेंट रे, यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है, लैम्डा 1 उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी f और कलर रेड। जब वो अंदर गई, देखो अंदर चली गई, वो हो गई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हो गया उसका, रिफ्रैक्टेड रे। उसकी देखो स्पीड बदल गई v2, लैम्डा बदल गया लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी सेम रही और कलर सेम रहा। तो याद रखो जब भी रिफ्रैक्शन होता है स्पीड और लैम्डा तो बदलते हैं, ठीक है, और लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहते हैं। अच्छा, एंगल भी बदल जाता है। जब ये यहाँ पे आके टकराई थी, आई एंगल पे टकराई थी, और जब वो उसके अंदर गई तो आर एंगल पे गई। तो एंगल बदलते हैं, स्पीड बदलती है और लैम्डा बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी बातें लिख दी है मैंने। व्हेन ए रे एंटर्स इनटू ए मीडियम 2 फ्रॉम अनदर मीडियम 1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर हम ये फॉर्मूला याद करना है हमको। ये क्या है? 1μ2, दोनों मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी का रेशो v1 बटे v2, या लैम्डा का रेशो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, या साइन i बटे साइन r, या μ2 बटे μ1। इनका जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको 1μ2 लिख रखा है मैंने। 1μ2 देखो यहाँ समझा रखा है। 1μ2 होता क्या है? ये होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से मीडियम का? ये 2 का है, और किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू 1। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के अंदर जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक टर्म की जरूरत होती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के सापेक्ष, दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालने का तरीका 1μ2, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कहते हैं। अब ये तो लिख ही दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग। अच्छा, जो ये मीडियम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक रेयर एक डेंसर, ठीक है। जो रेयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा छोटा होता है डेंसर से। जो डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बड़ा होता है रेयर से, ठीक है। अब अगर कहीं पे 1μ2 लिखा हुआ है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2 का 1 के रिलेटिव। लेकिन अगर खाली μ1 और μ2 लिखे हुए हैं तो इनको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एयर के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एयर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ऊपर 1μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसी को हम स्नेल रूल कहते हैं। देखो ये स्नेल रूल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और उसके अंदर जो लाइट रे उस मीडियम पे जाके टकरा रही है जिस एंगल पे थीटा, उन दोनों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, उनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये μ1 था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे μ2 था, तो μ1 को साइन आई से मल्टीप्लाई कर लिया और μ2 को साइन आर से मल्टीप्लाई कर लिया, और देखा दोनों बराबर आ रहे हैं, इसी को हम स्नेल रूल कहते हैं। नेक्स्ट नोट है, रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। देखो ऐसे ये आ रही है, रे इधर से आई और नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और अगर डेंसर से रेयर में आती है, डेंसर से रेयर में आती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, रे शिफ्ट हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, म्यू बराबर सी बटे वी। सी का मतलब है लाइट की स्पीड, बटे वी का मतलब है लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, और सी का मतलब है लाइट की स्पीड हवा में, एयर में या वैक्यूम में। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 याद रखना है। 1μ2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कहते हैं इसको 1 म्यू 2 को, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये दोनों हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे 1 म्यू 2 को आप 1/2 म्यू 1 लिख सकते हो, या 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4। तो अंदर अंदर वाले 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर 1 बचा, इधर 4 बचा, तो 1 म्यू 4 के बराबर आ गया। अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 होता है। अगर हम किसी मान लीजिए पानी वानी है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, जैसे बाल्टी के अंदर आपने सिक्का डाल दिया और ऊपर से देख रहे हो, तो वो हमेशा आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है, मतलब आपको अपनी तरफ नजर आता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो उसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, जब हम किसी को सीधे ऊपर से देखते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस में आपको ये याद रखना है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम रेयर इनटू डेंसर, अगर हम हवा से और पानी के अंदर देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई चीज पड़ी हो उसको देख रहे हैं, तो वो हमें नियरर महसूस होगा, अपने पास को फील होगा, ठीक है। दूसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम डेंसर से रेयर में देख रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा दूर महसूस होगा, दूर फील होगा। तो उसके लिए हम एक चीज निकालते हैं, एक्चुअल में सिक्का एच डेप्थ नीचे है, देखो यहाँ पे है सिक्का एच डेप्थ, लेकिन हमें फील हो रहा है थोड़ा सा ऊपर, ये रहा सिक्का ओ, लेकिन उसकी इमेज फील हो रही है हमें यहाँ आई। तो हमें जितना हाइट पे वो फील होगा, तो वो उसको कहते हैं एपरेंट हाइट, उसके लिए फॉर्मूला है h/μ। अब अगर हम एयर से पानी में देख रहे थे, वो उल्टा करें, अगर हम पानी में हैं, हमारी आंखें देखो ये रही पानी में, ये रहा पानी जिसका म्यू है यहाँ पे, पानी की जरूरत नहीं है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। और बाहर एयर है और एयर में ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो हमें दूर फील होगा, है तो वो एक्चुअल में देखो ओ यहाँ, और फील कहाँ पे हो रहा है, दूर हो रहा है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एक्चुअल में उसकी हाइट h है, जैसे मछली अंदर है, फिश किसी पाउंड के अंदर, और ऊपर उड़ती हुई चिड़िया को देख रही है, तो वो देखो वो तो पानी के अंदर है और देख रही है हवा में, तो चिड़िया जहां पे उसको नजर आ रही है, अगर एच हाइट पे मान लो चिड़िया उससे 20 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो हो सकता है कि 20 मीटर ऊपर उड़ रही है, लेकिन उसको उससे ज्यादा नजर आएगी। कितना हो सकता है, उसको 22 मीटर पे नजर आए, 22 मीटर पे नजर आए, ठीक है, 20 मीटर पे उड़ रही है वो चिड़िया कंपाउंड से, लेकिन वो उसको उससे ज्यादा पे नजर आती है। तो उसके लिए फॉर्मूला है एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, जो उसकी ओरिजिनल हाइट है उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसकी एपरेंट हाइट आ जाएगी। आगे बढ़ो, नॉर्मल शिफ्ट के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए आपकी आई इधर है, देखो मैंने यहाँ बना रखी है, ये आई है, और बीच में एक स्लैब है, ये स्लैब है, स्लैब का मतलब समझ रहे हो, मान लो ग्लास का स्लैब है, कांच से बना हुआ स्लैब है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं नजर आएगा हमारी आंखों को, हाँ, वो थोड़ा सा आगे नजर आएगा, आगे शिफ्ट होता नजर आएगा वो आपको। तो वो जो आगे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है ये, तो जितना ये शिफ्ट है इसको एक्स कहते हैं, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, एक्स बराबर टी इंटू 1 माइनस 1/म्यू। टी तो है स्लैब की विड्थ और म्यू है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ो, लेटरल शिफ्ट किसको कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं जैसे यहां से लाइट रे गई और स्लैब के अंदर से निकल के वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन इनिशियल लाइट रे और फाइनल लाइट रे आपस में पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच में जो पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली ये एक्स है, एक्स डैश कह दो इसको, एक्स डैश कह रखा मैंने इसको, तो ये एक्स डैश है। तो इस एक्स डैश को निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स डैश बराबर टी साइन आई, ये फॉर्मूला है आपका एक्स डैश बराबर टी साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आई कहाँ है, ये सब कुछ कहाँ है, डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है। आई अगर बहुत छोटा है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और कॉस आई को 1 लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आपका एक्स डैश बराबर टी इंटू आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 बटे म्यू। अब इससे अगला कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब हम डेंसर मीडियम में लाइट रे चल रही है, देखो ये जा रही है डेंसर मीडियम में, तो वो रेयर में और सामने रेयर की बाउंड्री से टकराएगी तो रेयर में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है कि जिससे रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी,
तो दूर हटते हटते वो 90 डिग्री तक हट गई। तो अब उससे ज्यादा एंगल पे अगर डालोगे आप तो वो बाहर निकलेगी नहीं, डेंसर से रेयर में निकलती नहीं, डेंसर के अंदर वापस लौट आती है। बस इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सब बात लिख रखी है मैंने इसमें, व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन आई अगर सी से बड़ा है, सी क्या है उसका क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल से ज्यादा पर डालने पर वो डेंसर से रेयर में बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना, उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, और उसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है बैक इनटू डेंसर मीडियम, 100% वो उसी के अंदर वापस आ जाती है। इसी को हम TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब हम आई की वैल्यू सी के बराबर रखते हैं तो हमारे आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब यहाँ पे अगर हम स्नेल रूल लगाएं साइन सी बटे साइन 90 तो म्यू आर बटे म्यू डी, तो साइन सी की वैल्यू क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये होता है म्यू आर बटे म्यू डी, साइन सी बराबर म्यू आर बटे म्यू डी। अगर म्यू आर मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रेयर मीडियम को आप एयर ले लोगे तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लोगे तो ये फॉर्मूला ज्यादातर आपके पास फेमस होता है, मतलब ये ज्यादातर आपने देखा होगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात प्रिज्म की करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म देखो, ये रहा प्रिज्म आपके सामने, ये रहा प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर शेप में, इधर से एक इंसिडेंट रे गई अंदर उसके घूम के और बाहर निकल गई, ये इमरजेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे होती है, सब लिख रखा है। इसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये ए जो होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये लिखना जरूरी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। ए को कहते हैं, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहां से डेल्टा जितना वो एंगल घूम गई तो उसके लिए फॉर्मूला, तो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आर प्लस आर डैश, देख लो फिगर में आर कहाँ है, आर ये रहा आपका अंदर और ये आर डैश हो। ठीक है, और डेल्टा, अगर फिगर समझ में ना आ रही हो मैं इसको हटा देता हूँ जरा, एक मिनट हाईलाइटर को, अब समझ लो जरा फिगर को। तो आई, डेल्टा आई प्लस आई डैश और माइनस में ए। ठीक, अगर डेविएशन को मिनिमम करना आप चाहते हो कि ये जो रे है ये मिनिमम डेविएशन जाए, ये जो डेल्टा की वैल्यू ये मिनिमम हो, तो मिनिमम करने के लिए आर आर डैश इक्वल हो जाते हैं, आई आई डैश इक्वल हो जाते हैं, और ये मिनिमम डेविएशन कितना आ जाता है, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए हो जाता है, और आर की वैल्यू a बटे 2 हो जाती है। मिनिमम डेविएशन का ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ बनता है मिनिमम डेविएशन का, और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, स्नेल रूल लगा के आपने निकाला है इसको, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और साइन ए बटे 2। ठीक है, अब यहां से प्रिज्म अगर बहुत पतला है, मतलब उसका जो प्रिज्म का एंगल है वो 10 डिग्री से कम है, तो तब मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला ये वाला याद कर लो, डेल्टा एम बराबर ए इंटू म्यू माइनस, वो इसी से बना है, ये वाला फॉर्मूले से बना है। और मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू 90 होती है, तो उसके लिए मैक्सिमम डेविएशन होता है डेल्टा एम बराबर 90 प्लस आई डैश माइनस ए। अब एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है कि किसी प्रिज्म के अंदर अगर लाइट रे जाती है तो बाहर नहीं निकलेगी, उसके लिए क्या शर्त है, तो उसको कहते हैं कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मतलब उसके अंदर आपने एक लाइट रे भेजी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई उससे। ठीक है, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू कोसेक a/2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो उसके एंगल के बटे 2 और उसका कोसेक ले लो, उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अगर स्फेरिकल सरफेसेस हो सामने, मतलब अभी तक तो जो थी प्लेन सरफेस थी, अब रिफ्रैक्शन करना है, लाइट रे अंदर जाएगी लेकिन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल सरफेस, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इधर से देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सरफेस है ये वाली, ये कैसी है, स्फेरिकल है, इस तरफ अलग मीडियम है, इस तरफ अलग मीडियम है, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में रखा है, तो इसमें से निकलने वाली लाइट रे इसके अंदर जाएगी, अंदर घुसेगी। ठीक है, तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे तो इमेज उसकी कहाँ पे बनेगी। अब इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज कितनी बड़ी बनेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू वन वी बटे म्यू टू यू। ठीक है, और प्लेन सरफेस के लिए अगर आप
कहोगे कि प्लेन सरफेस है, रिफ्रैक्शन उससे होगा, तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो। ये जो रेडियस है, ये रेडियस किसकी रेडियस है? ये स्फेरिकल सरफेस की। प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है? इन्फिनिटी। इसमें उठा के ये इन्फिनिटी यहाँ रख दो। इन्फिनिटी रखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा μ2/v बराबर μ1/u। ठीक है, इसी के कंसेप्ट पे बनते हैं थिन लेंस। तो लेंस देखो आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, एक होते हैं डाइवर्जिंग लेंस, या ये कह लो एक होते हैं कॉन्वेक्स टाइप और एक होते हैं कॉनकेव टाइप। यहाँ पे लिखने रखा, ये सारे के सारे कॉन्वेक्स टाइप हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है सारे के सारे, जो बीच में से मोटे होते हैं और साइड में से पतले होते हैं। और ये सारे के सारे कॉनकेव टाइप है, जो बीच में से पतले होते हैं और साइड में से मोटे होते हैं। ये सारे के सारे कॉनकेव टाइप है। ठीक है, इनको पढ़ लेना कि कौन कौन से किस टाइप के लेंस हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेंस के बारे में आपको सारी बातें बता रखी हैं। लेंस में जो है वो दो फोकस होती हैं। देखो, एक F1 इधर जहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उससे लेंस से निकलने के बाद उसकी लाइट रे पैरेलल हो जाती है, देखो ऐसे निकल के। ठीक है, एक अगर पैरेलल लाइट रे डालते हैं और जिस पॉइंट पे आके मिलती है वो होती है उसकी सेकंड फोकस। F1 फर्स्ट फोकस, F2 सेकंड फोकस। ऐसे ही इसकी भी होती है। ये तो लेंस कैसा था? कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की भी दो फोकस होंगी उसी तरीके से। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, दोनों फोकल लेंथ इसकी बराबर होती है। पहली फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस की फोकल लेंथ बराबर होती है अगर लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। लेकिन दोनों फोकल लेंथ इनकी अलग अलग होती है अगर दोनों तरफ का मीडियम इनका अलग अलग हो। लेंस को सामने से देखने पर वो जितना बड़ा होगा उसका इफेक्टिव जो डायामीटर होता है वही उसकी अपर्चर होती है। फिर जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इंटेंसिटी जो होती है इमेज की वो एरिया ऑफ अपर्चर्स के प्रोपोर्शनल होती है। जो मतलब जितना ज्यादा बड़ा लेंस होगा उससे बनने वाली इमेज उतनी ज्यादा ब्राइट होगी, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। 1/f बराबर म्यू एल। एल का मतलब है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम के सापेक्ष मतलब एम के रेस्पेक्ट में। R1 एक तरफ की रेडियस है उसकी और R2 दूसरी तरफ की रेडियस है उसकी। ठीक है, ये लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे। ये एम म्यू एल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। अब लेंस की पावर जो निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f और 100/f। मीटर में लोगे तो ये लगाओ और सेंटीमीटर में लोगे तो ये लगाओ, और डायोप्टर में आ जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव आई तो कन्वर्जिंग लेंस है, पावर निगेटिव आई तो डाइवर्जिंग लेंस है। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी रेडियस दोनों तरफ की बराबर होती है, दोनों तरफ की जो सरफेस है उसकी रेडियस बराबर होती है। तो उसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो आपकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगा सकते हो, F बराबर R/2 इंटू μ-1। और इक्वी कॉन्केव लेंस में दोनों तरफ की रेडियस सेम है और तो उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो R/2 इंटू μ-1। अब ये ट्रिक याद रखनी है, अगर किसी लेंस को ऐसे काट दे, देखो जैसे ऐसे काट रखा है, तो उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, और लेकिन अगर ऐसे काटोगे तो फोकल लेंथ सेम रहती है। अगली ट्रिक है, अगर एक लेंस 3 मटेरियल से अलग अलग बना है तो तीनों मटेरियल में उसकी फोकल लेंथ 3 तरीके की होगी। अगर आप ऊपर वाले पार्ट से देख रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ F1 यूज करोगे, बीच वाले पार्ट से देख रहे हो तो F2 यूज करोगे, और नीचे वाले पार्ट से देख रहे हो तो F3 यूज करोगे। अब कॉन्वेक्स लेंस के वही 6 केस, जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर के 6 केस थे, ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, 6 के 6 केस आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये 6 के 6 केस आपको पढ़ने हैं। अब लेंस का फॉर्मूला, मेन लेंस का जो फॉर्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन लेंस का मतलब लेंस से जो आप ऑब्जेक्ट से इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, उसके लिए फॉर्मूला V/U। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/V - 1/U बराबर 1/f, और मैग्निफिकेशन का V/U। अच्छा, ये कुछ पॉइंट है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज अगर इरेक्ट है देन इट्स वर्चुअल,
रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर इमेज इरेक्ट है तो देन इट्स वर्चुअल, अगर इमेज सीधी है तो वो हमेशा वर्चुअल होगी, ठीक है। और इमेज ये जो है आई जीरो से बड़ा दे रखा है, कॉन्वेक्स नहीं, आई जीरो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी होगी कॉनकेव लेंस के केस में। ये सारी चीज पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से। मैं तो फटाफट बता रहा हूं, सब लिखते हुए समझते जाना क्या क्या है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो देन इट इज रियल इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये रियल होगी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 4f। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 4f होती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक ही केस था, ऐसे यहाँ कॉनकेव लेंस में एक ही केस होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट देखो ये रखा और इमेज इधर ही बन रही है, हमेशा वर्चुअल बन रही है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी, ठीक, पढ़ लो। अब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जैसा फॉर्मूला वहां पे था, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी ट्रू होता है, बस यहाँ पे x1 जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फर्स्ट फोकस से, और x2 जो डिस्टेंस है इमेज की डिस्टेंस है सेकंड फोकस से, और x1 इंटू x2 एफ स्क्वायर के बराबर होता है। अगर लेंस कॉन्टेक्ट में आ गए, मतलब लेंस आपस में एक दूसरे के पास रख दिए, तो एक नया लेंस का काम करते हैं वे, और उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे ही उनकी पावर इक्विवेलेंट निकालने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। अब आती है बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसका लास्ट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनसे हम चीजों को एनलार्ज करके देख सकते हैं, दूर की चीजों को पास लाके देख सकते हैं, जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेंस भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। अब इसका जो विजुअल एंगल है, सबसे पहले ये समझते क्या होता है। तो जब हम नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट हमारी आई पे एक एंगल बनाता है लीस्ट डिस्टेंस पे, जब हम उसको रख के देखते हैं विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसी को, उस एंगल को, थीटा को हम विजुअल एंगल कहते हैं। अगर इसको निकालना है तो इसके लिए tan थीटा बराबर h/d आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। थीटा अगर बहुत छोटा है तो tan को छोड़ दो, थीटा बराबर h/d हो जाएगा। d है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस और h है ऑब्जेक्ट की हाइट। लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर, एक ऐसी डिस्टेंस जिस पे रख के हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। हमारी आंखों पे जो है, मतलब उससे अगर आगे रखेंगे तो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारी आंखें जो स्ट्रेस में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो बताती है कि हम चीजों को जिनको देख रहे हैं उनको वो कितना मैग्नीफाई करके हमको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए कैपिटल M मैग्नीफाइंग पावर, एंगल ऑफ, एंगल बाई इमेज, इमेज हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारी आई पर कितना एंगल बना रही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद, और कितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए, उनके रेशो को हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। उसके लिए अब सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल लेंस होता है, जैसे ये लेंस है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रख के देखते हैं तो वो हमें थोड़ा बड़ा नजर आता है। आपने देखा होगा कि लेंस को लेके उसे थोड़ा आगे पीछे करके देखते हो तो चीजें बड़ी नजर आती है, तो वही है, उसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, उसका फॉर्मूला याद रखना है D/U0। डी तो आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर है, U0 है ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा आपने, देखो ये रहा U0, लेंस से कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को U0 कहते हैं। हर केस में ये फॉर्मूला लगता है। अब इसी M की दो केस बना लो। पहला केस, अगर आप चाहते हो इमेज बहुत दूर बने, तो M का ये जो फॉर्मूला है या M की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू निकल के आएगी D/F। और अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो नियर पॉइंट पे, मतलब D पे बने, भाई D पे तो हमें साफ नजर आती है इमेज, तो तब M का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + D/F। तो उसको, इस केस को हम रिलैक्स्ड आई कहते हैं। जब बहुत दूर देखते हैं हम, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो उसको रिलैक्स आई कहा जाता है। और अगर हम लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे रख के देखते हैं, तो उसको स्ट्रेन्ड आई कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर से आगे रखेंगे अगर, तो हमें दिखाई नहीं देगा,
मतलब दिखाई देगा पर आंखों पे इतना जोर पड़ता है कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी हमारी। इसलिए हम कहां से कहां तक रख के देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पे मिनिमम रख सकते हैं और मैक्सिमम बहुत दूर तक रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। फिर इससे आगे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, देखो ये एक पहला आईपीस और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ठीक, इनको हटा देता हूं अच्छे से ताकि आप इसकी फिगर बना लो। अब यहां से पहला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव वाला वो इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता है, और दूसरा जो लेंस है आईपीस वाला वो उसको और बड़ा कर देता है। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को दो बार बड़ा करके देखेंगे तो वो आपको ज्यादा बड़ी नजर आएगी और अच्छे से नजर आएगी। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले याद रखने। ट्यूब लेंथ इसकी कितनी होती है, तो वी नॉट प्लस यूई, और इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। और इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है वो होता है माइनस का वी नोट बटे यू नोट, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर होती है डी बटे यू। अब इसके भी दो केस बना सकते हो आप। अगर फाइनल इमेज को फार पॉइंट दूर रख के देखना चाहते हो तो तब ये फॉर्मूला लगाओ और ट्यूब लेंथ का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मिनिमम पे देखना चाहते हो, नियर पॉइंट पे देखना चाहते हो, तब ये फॉर्मूला लगाओ और ट्यूब लेंथ का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पॉइंट याद रखना, इन जनरल एफ नोट इज वेरी स्मॉल। एफ नोट जो होता है ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ काफी छोटी होती है, बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली इमेज है वो काफी क्लोज बनेगी आईपीस के, तो इसलिए उस केस में एम की वैल्यू ये हो जाती है। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और एम की वैल्यू ये हो जाएगी अगर इमेज डी पर बन रही है। तो सारे पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने, बस अब इनको ध्यान रखना है, मैंने इनको एक जगह कलेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए। ऐसे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या दूर की चीजों को देखने के लिए होता है, उसकी ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला ही होता है। उसमें भी दो लेंस होते हैं। पहला लेंस तो क्या करता है कि उसको जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे बना देता है, छोटा कर देता है, और दूसरा लेंस उस छोटे जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज बनी है उसको बड़ा करके दिखाता है हमको। इस केस में फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो एम का फॉर्मूला ये लगाना है, ट्यूब लेंथ का ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी तो एम का ये फॉर्मूला लगाना है और ट्यूब लेंथ का ये फॉर्मूला लगाना है। ये आपको खुद याद रखना है। अगला टेलीस्कोप है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है ये। इसका कोई आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है। इसमें एक मिरर है, ठीक है, ये सेकेंडरी मिरर बोला जाता है। सामने जो ये मिरर है ये वाला, इसको ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं। यहाँ पे सामने एक लेंस लगा हुआ है, बस ये याद रखना है ये किन किन चीजों से बना होता है। बाकी इसका बस एक फॉर्मूला है, एम बराबर एफ नोट बटे एफ नोट, एफ ई है ये शायद, एफ नोट बटे एफ ई। ये थोड़ा सा एक ऊपर एफ नोट बटे ये एफ ई है, ठीक है, इसको सही कर लेना, एफ नोट बटे एफ ई, बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो आज के फॉर्मूले यहीं खत्म करते हैं। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब कल जो है मैं आपको वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, वो सारे के सारे आप लिख लेना। चलिए बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर ही दोगे, बाकी काम कल करेंगे। ओके।